जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांडों की बात होती है तो तंदूर कांड का जिक्र जरूर आता है। दुनिया इसे नैना साहनी मर्डर केस के नाम से भी जानती है। इस केस के सुर्खियों में रहने की वजह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने का खौफनाक तरीका था, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा दहल सकता है। हत्या की वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। तो आखिर क्या है तंदूर हत्याकांड या नैना साहनी हत्याकांड की पूरी कहानी? अगर आपने इस केस के बारे में पहले कभी थोड़ा बहुत सुना भी होगा, तो हमारा दावा है कि आप अभी भी इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम पहलुओं से अनजान होंगे। इस वीडियो में हम आपको इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी ये केस ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत में पहली बार एक हत्या की जांच में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको आगे इस केस की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख 2 जुलाई 1985 रात के लगभग 11 बजे दिल्ली पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंज और होमगार्ड चंद्रपाल दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक जनपथ पर गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो जोर जोर से आग आग चिल्ला रही थी। ये महिला उसी इलाके में सब्जी बेचने का काम करती थी। महिला की आवाज सुनकर दोनों पुलिसकर्मी तुरंत उसकी तरफ बढ़े। जब उन्होंने उसकी बताई दिशा में देखा तो पाया कि इलाके के मशहूर होटल अशोक यात्री निवास से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। अब्दुल नाजिर ने तुरंत आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और अपने साथी के साथ तेजी से होटल की ओर दौड़ पड़े। करीब पहुंचने पर पता चला कि लपटें होटल यात्री निवास के अंदर मौजूद बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट से आ रही थी। जैसे ही दोनों पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि होटल का मैनेजर केशव कुमार गेट के पास खड़ा था। जब पुलिस ने आग के बारे में पूछा तो केशव ने बताया कि रेस्टोरेंट में कई पुराने पोस्टर और बैनर पड़े थे जिन्हें जलाया जा रहा था। लेकिन पुलिस को इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो केशव कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब पुलिस वालों को अंदाजा होने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसी वजह से दोनों पुलिसकर्मी वहां से तो हट जाते हैं, लेकिन कांस्टेबल छिपकर रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां से एक दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही वो देखता है कि रेस्टोरेंट के किचन वाले इलाके में कुछ पुराने पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे हैं। लेकिन जब कांस्टेबल ने वहां मौजूद लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, हम बकरा भून रहे हैं। ये जवाब भी कांस्टेबल को संतुष्ट नहीं कर सका। उसने तंदूर के आसपास की चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर अचानक एक इंसानी हाथ पर पड़ गई। कांस्टेबल तुरंत समझ गया कि वहां किसी इंसान को जलाया जा रहा है, लेकिन वो खुद को अनजान दिखाते हुए वहां से चुपचाप बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने तुरंत पुलिस टीम को मौके पर बुलाने के लिए सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और अचानक धावा बोल दिया। रेस्टोरेंट के अंदर 2 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक किसी तरह भागने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने केशव कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जल्दी से तंदूर की जलती हुई आग को बुझाया, लेकिन जो दृश्य उनके सामने आया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। तंदूर के ऊपर एक इंसानी लाश रखी हुई थी जो काफी हद तक जल चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पहचानना नामुमकिन हो चुका था, लेकिन जबड़ा अभी सही सलामत था। इससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि ये लाश किसी महिला की है। अब पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किए गए केशव कुमार से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक हिला देने वाला खुलासा हुआ। केशव कुमार ने बताया कि वो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर है और तंदूर में जल रही लाश रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। अब पुलिस ने उस दूसरे शख्स के बारे में पूछताछ शुरू की जो मौके से फरार हो गया था। केशव बताता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद सुशील शर्मा था। जब पुलिस ने सुशील शर्मा की छानबीन की
तो पता चला कि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि दिल्ली की राजनीति में तेजी से उभरता हुआ एक बड़ा नाम था। दरअसल सुशील शर्मा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और घटना के समय वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। नैना साहनी भी कभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में जुट गई। उधर ये खबर मीडिया के जरिए आग की तरह फैल गई। पहले दिल्ली, फिर पूरे देश में हर कोई स्तब्ध था कि एक महिला की हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया। ये सुनकर लोगों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। सभी चाहते थे कि इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। पुलिस भी हर हाल में सुशील शर्मा को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन सुशील पुलिस की पकड़ से लगातार बचता रहा। उसे फरार हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, लेकिन पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई कि पुलिस अब सुशील शर्मा के एनकाउंटर की योजना बना रही है। इन खबरों के बाद अचानक 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों का दावा था कि एनकाउंटर की अफवाहों के चलते सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। बहरहाल सुशील की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था, जबकि नैना ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और साथ ही कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। एक समय था जब सुशील शर्मा और नैना साहनी दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया करते थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती हुई और फिर वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए, इतना करीब कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। सुशील के मुताबिक रिलेशनशिप में आने के बाद नैना साहनी राजनीति से दूर होती गई और अपना करियर कमर्शियल पायलट के रूप में बनाने की कोशिश करने लगी, जबकि सुशील शर्मा राजनीति में आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद दोनों मंदिर मार्ग स्थित एक अपार्टमेंट में पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि दोनों ने कभी शादी नहीं की थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुशील और नैना ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे दुनिया के सामने उजागर नहीं किया था। दावे के मुताबिक नैना हमेशा इस बात पर जिद करती थी कि सुशील उनकी शादी को पब्लिकली स्वीकार करे, लेकिन सुशील हमेशा इसे छुपाने की कोशिश करता था। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे और वक्त के साथ ये झगड़े काफी बढ़ते चले गए। इन लड़ाइयों का असर ये हुआ कि नैना का सुशील से मन हटने लगा और वो अपने पुराने क्लासमेट और कांग्रेस के ही पूर्व कार्यकर्ता मतलूब करीम के करीब आने लगी। नैना मतलूब करीम की मदद से सुशील को हमेशा के लिए छोड़कर विदेश जाने और पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने की योजना बना रही थी। लेकिन ये बात सुशील शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे शक भी था कि नैना और मतलूब करीम के बीच कुछ चल रहा है। इस शक की वजह से दोनों के झगड़े और बढ़ गए। इन्हीं झगड़ों के बीच उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन 2 जुलाई 1995 की रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस रात जब सुशील शर्मा अपने काम से निपटकर अपने फ्लैट पर वापस आया तो उसने देखा कि नैना एक हाथ में विस्की का ग्लास पकड़े फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील को देखते ही नैना ने विस्की का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन सुशील ने उसे लेने से मना कर दिया और पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? इस पर नैना ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से बात कर रही हूं। इतना कहकर नैना फोन रखकर दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही नैना कमरे में गई, सुशील फोन के पास आया और तुरंत रिडायल बटन दबाया। दूसरी तरफ फोन की घंटी बजी और एक आदमी ने हेलो कहा। बस यही सुनते ही सुशील ने फोन काट दिया। दरअसल सुशील को पहले से ही शक था कि नैना मतलूब करीम से बात कर रही है। जब उसने रिडायल किया और फोन के दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आई तो वो मतलूब करीम की ही थी। इस बात को लेकर नैना साहनी और सुशील शर्मा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। आमतौर पर कहा जाता है कि इसी बहस के दौरान सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मार दी थी, लेकिन असलियत इससे कुछ अलग थी।
झगड़े के बाद सुशील शर्मा गुस्से में उठकर बालकनी में चला जाता है। उसके बयान के मुताबिक दोनों कुछ देर तक शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नैना साहनी अचानक कहती है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। इसके बाद नैना कथित रूप से एक सुसाइड नोट लिखती है। कुछ ही देर बाद बालकनी में खड़े सुशील को अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से कमरे की ओर भागता है और देखता है कि नैना के हाथ में उसकी लाइसेंसी बंदूक है। गोली चल जरूर चुकी थी, लेकिन नैना को कोई चोट नहीं आई थी। वो सही सलामत खड़ी थी। जैसे ही सुशील कमरे में पहुंचता है, नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं अब अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। ये सुनकर सुशील उसे समझाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। अगर यहीं पर दोनों शांत हो जाते तो शायद ये कहानी खत्म हो जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात खत्म होने के बजाय फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में सुशील शर्मा बंदूक तानकर नैना पर गोली चला देता है। गोली पीछे दीवार से टकराकर निकल जाती है। नैना कुछ समझ ही पाती कि सुशील ने दूसरी गोली चला दी। ये गोली सीधे नैना के कंधे में जाकर लगती है। इसके ठीक बाद सुशील तीसरी गोली भी दाग देता है, जो सीधे नैना के सिर में जाकर लगती है। गोली लगते ही नैना धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। कमरे में हर तरफ खून फैल जाता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया, लेकिन जब होश आया तो वो अकेले बैठकर रोने लगा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। हत्या करने के कुछ ही देर बाद सुशील शर्मा अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और आसपास देखता है कि कहीं किसी ने गोली की आवाज तो नहीं सुनी। जब उसे सब कुछ सामान्य लगता है तो वो नीचे बाजार जाता है और वहां से एक बड़ी पॉलिथीन बैग खरीद लाता है। इसके बाद वो सावधानी से नैना की लाश को बैग में डालता है और फिर उसे एक बेडशीट में लपेटकर अलग रख देता है। फिर कमरे में फैले खून को अच्छी तरह साफ करता है। इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले नैना द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी ढूंढकर फाड़ देता है। हालांकि बाद में पुलिस इस फटे हुए सुसाइड नोट को बरामद कर लेती है। सुसाइड नोट के अंत में नैना ने लिखा था कि उसकी इच्छा है कि उसकी अंतिम क्रिया सुशील ही करे। खैर, पूरे कमरे की अच्छे से सफाई करने के बाद सुशील सबसे पहले अपनी कार को दरवाजे के करीब लाकर खड़ा करता है। इसके बाद वो कमरे से नैना की लाश को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो अकेले भारी लाश को उठा नहीं पाता। आखिरकार वो रात के अंधेरे में लाश को घसीटते हुए किसी तरह अपनी मारुति 800 के पास ले जाता है और पीछे डिग्गी में डालकर वहां से निकल जाता है। हालांकि लाश लेकर निकलने के बाद भी वो असमंजस में था। आखिर इसे ठिकाने कैसे लगाया जाए, इस उलझन में वो काफी देर तक दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहता है। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न लाश को नदी में फेंक दिया जाए। ये सोचकर वो अपनी कार सीधे दिल्ली के ITO पुल की ओर मोड़ लेता है। योजना थी कि पुल से लाश को नीचे नदी में फेंक देगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि पुल पर काफी चहल पहल थी। इतनी भीड़ में अगर वो लाश निकालने की कोशिश करता तो पकड़ा जा सकता था। इसलिए वो लाश को नदी में फेंकने का प्लान बदल देता है और दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। अब वो अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचता है। उस समय रेस्टोरेंट में काफी भीड़ थी। बड़ी संख्या में ग्राहक खाना खा रहे थे। सुशील रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और तुरंत अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है। फिर वो केशव से कहता है, जितनी जल्दी हो सके रेस्टोरेंट खाली करवाओ। जो ग्राहक बैठे हैं उन्हें कह दो कि खाना खत्म हो गया है और जितना भी स्टाफ है उन्हें आज बाहर जाकर खाने के लिए बोल दो। इस पर केशव कुमार हैरानी से जवाब देता है, लेकिन अभी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है और अभी भी काफी लोग आराम से खाना खा सकते हैं। इस पर सुशील शर्मा गुस्से में केशव से कहता है, मैं जो कह रहा हूं जल्दी करो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुशील की बातें सुनकर केशव कुमार तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाने में लग जाता है। जल्दी जल्दी ग्राहकों को वहां से भेज दिया जाता है और स्टाफ को 25 से 25 रुपए देकर बाहर खाने के लिए भेज दिया जाता है।
अब रेस्टोरेंट में सिर्फ सुशील शर्मा और केशव कुमार ही बचे थे। इसके बाद सुशील अपने मैनेजर केशव को सच्चाई बताता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब उसकी लाश ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो केशव कुमार सुशील का साथ देने से इनकार कर देता है, मगर सुशील किसी तरह उसे मना ही लेता है। इसी के बाद एक खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। अभी अभी रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी बनी थी, इसलिए तंदूर पहले से ही जल रहा था। दोनों बड़ी सावधानी से गाड़ी से नैना का शव उतार कर लाते हैं और तंदूर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन तंदूर की मामूली आग उसे जलाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बाद सुशील केशव से कहता है कि अंदर पड़े पुराने अखबार लाकर तंदूर में डालो ताकि आग और भड़क सके। केशव अंदर जाता है और पुराने कागजों का गट्ठर ले आता है। इन कागजों को जैसे ही तंदूर में डाला जाता है, आग थोड़ी तेज होती है और शव जलने लगता है, लेकिन आग इतनी तेज नहीं थी कि नैना के शव को पूरी तरह जला सके। जब आग फिर से धीमी पड़ने लगती है तो सुशील केशव से किचन में रखा बटर, मक्खन लाने के लिए कहता है। जैसे ही तंदूर में बटर डाला जाता है, आग भड़क उठती है। इसके बाद एक 4 बटर के पैकेट तंदूर में डाल दिए जाते हैं, जिससे शव आसानी से जलने लगता है। आग को और तेज करने के लिए बटर के साथ साथ और भी ज्यादा पुराने अखबार तंदूर में डाले जाते हैं। अब दोनों का प्लान कामयाब होता दिख रहा था। नैना का शव धीरे धीरे जलकर राख में बदलने लगा था। इन सब के बीच ये लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी थी कि उसकी लपटें रेस्टोरेंट के बाहर तक दिखने लगी थी। आग को देखकर एक व्यक्ति पुलिस को इसकी जानकारी दे देता है और यहीं से इस पूरे मामले का खुलासा होने लगता है। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक जैसे ही पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर आती है, वो वहां से भागकर दिल्ली के गुजरात भवन में अपने एक आईएएस दोस्त के पास चला जाता है। इस दोस्त को बिना कुछ बताए कोई बहाना बनाकर वो रात भर वहीं रुकता है और अगले दिन जयपुर के लिए निकल पड़ता है। जयपुर से वो भागकर मुंबई जाता है और फिर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचता है, जहां वह अपना सिर मुंडवा लेता है। इसके बाद वो चेन्नई चला जाता है। इसी दौरान पुलिस को कहीं से इस बात की भनक लग जाती है कि सुशील चेन्नई में है। पुलिस की एक टीम तुरंत चेन्नई के लिए रवाना होती है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही सुशील शर्मा भागकर बेंगलुरु पहुंच जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे बेंगलुरु पहुंचती है और आखिरकार 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 जुलाई 1995 को सुशील को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज देती है। इस केस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 27 जुलाई 1995 को ही दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर देती है। 31 अगस्त 1995 से सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर नैना साहनी के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 120 बी आपराधिक साजिश और धारा 201 सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस केस में सुशील शर्मा के अलावा उसके मैनेजर केशव कुमार और 3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाता है। अगले कई महीनों तक इस केस की सुनवाई चलती रहती है। 2001 में इस केस में एक नाटकीय मोड़ आता है, जब एक के बाद एक कई वकील सुशील शर्मा का केस लड़ने से इनकार कर देते हैं। कुछ समय तक सुशील बिना किसी वकील के ही रहता है। जल्दी फैसला सुनाने के लिए डे टू डे हियरिंग शुरू होती है और लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को नैना साहनी की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ साथ केशव कुमार को भी दोषी ठहराया जाता है, जबकि बाकी 3 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाती है, जबकि केशव कुमार को 7 साल की कैद की सजा दी जाती है। निचली अदालत के इस फैसले के बाद दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करता है। अगस्त 2006 से दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस की डे टू डे हियरिंग शुरू होती है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट भी सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बरकरार रखता है। जब हाईकोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई राहत नहीं मिलती, तो 2007 में
वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। आखिरकार 2007 में सुप्रीम कोर्ट सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। इस सजा के बाद सुशील शर्मा अपनी बाकी की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि नैना का शव जलाने में उसकी मदद करने वाला केशव कुमार 7 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी की हत्या की सजा काटने के दौरान सुशील शर्मा तिहाड़ जेल में एक पुजारी के तौर पर काम करता था। सुशील शर्मा उस दौर का इकलौता कैदी था जिसे 20 सालों में एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिली थी, यानी वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया था। हालांकि 21 साल जेल में बिताने के बाद 2015 में पहली बार उसे कुछ दिनों की पैरोल दी गई। जब सुशील शर्मा ने जेल में 23 साल की सजा काट ली तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा करने का फैसला किया। अब सुशील शर्मा जेल से आजाद होकर अपनी जिंदगी जी रहा है। इस केस ने भारत में कई ऐतिहासिक मिसालें कायम की। ये पहला मौका था जब किसी मर्डर केस में पहचान, आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये पहला मामला था जिसमें पुलिस ने रिकॉर्ड समय में चार्जशीट फाइल की थी। शुरुआती जांच में कहा गया था कि नैना साहनी के शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया था, लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि शव को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। फिर भी जिस तरह से सुशील शर्मा ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो अपने आप में बेहद खौफनाक था। दोस्तों, इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।